हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक बातें। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे काम करते हैं, और स्टोमेटा के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा होता है, या फिर कौन सा ऑर्गेनल, कौन सा सेल कैसे काम करता है। और इसके पहले हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी पढ़ चुके हैं, जिसमें के प्लस आयन कंसंट्रेशन थ्योरी और शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी भी था। ठीक, अगर आपने वो देखा है वीडियो तो ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें पिछले वीडियो से ज़्यादा कनेक्शन कुछ है नहीं। स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कैसे होता है। तो सेल्स, चलो पहले एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये आपके लीफ के अंदर का एक डायग्राम है। ओके, आपकी लीफ के अंदर का कुछ एक स्ट्रक्चर सा है। थोड़ा बनाने में टाइम लग सकता है। तो ये है एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल व्यू, जिसमें सबसे ऊपर ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके ऊपर के पार्ट वाले सेल्स हैं, और यही हैं जो सनलाइट रिसीव करते हैं। ठीक, सनलाइट ऊपर से आ रही है, इन्होंने रिसीव करी। ओके, उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सेल्स, इन्हें हम लोग कहते हैं मेसोफाइल सेल्स। मीजो मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ये बीच में आपको ये इतने सारे मतलब पॉलीगोनल शेप के सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके मीजोफाइल सेल्स हैं। ओके, सपोज ये सारे आपके मीजोफाइल सेल्स हैं। मीजोफाइल सेल्स, मीजोफाइल सेल्स जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक पैलिसेड और दूसरा स्पॉन्जी। ठीक, अब यहाँ पर एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, और ये जो आपको एक अलग से हिस्सा दिख रहा होगा इतना, ये ठीक, ये सिंगल हिस्सा है। ये ऐसा कोई इनके जैसा मिसोफाइल सेल्स नहीं है। ये एक हिस्सा है सेल का वैक्यूल जैसा, मतलब वैक्यूल नहीं है, लीफ का एक हिस्सा है, वैक्यूल नहीं है, लेकिन है क्या ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें वाटर वेपर स्टोर रहती है। ठीक है, वाटर वेपर। और ये जो हिस्सा यहाँ पर खाली सा दिख रहा है, ये वाटर वेपर के आउटलेट के लिए एक, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि वाटर वेपर के आउटलेट के लिए है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो सनलाइट आएगी वो ये मीजोफाइल सेल्स रिसीव करती है, इधर से अंदर घुसी मीजोफाइल सेल्स रिसीव करते हैं। और स्पेशली जो ये ट्रैप होती है, ये आपके पैलिसेड सेल्स में ट्रैप होती है। PALISADE, पैलिसेड सेल्स में ट्रैप होती है। ठीक, और ये स्पॉन्जी सेल्स जो हैं उनमें सनलाइट इतनी ज़्यादा ट्रैप नहीं होती है जितना कि पैलिसेड सेल्स में होती है। ओके, अब ये जो सनलाइट आई, सनलाइट का मेन काम है फोटोकेमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करना। ट्रिगर करना इन द सेंस कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये उनको मतलब एक तरीके से स्पार्क देता है, एक स्टार्ट देता है। उसके बाद तो केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगी। सनलाइट का यही काम होता है, वो एक स्टार्ट देता है, कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, सो दैट वो रिएक्शन स्टार्ट हो सकें। ठीक, अब यहाँ से सनलाइट रिसीव की इन्होंने, अब वो मेसोफाइल सेल्स में ट्रैप हो गई। इस तरीके से सनलाइट की एंट्री होती है। ठीक है, अब सनलाइट एंटर हो गई, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब हम लोग स्टोमेटा में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन सबका गैसियस एक्सचेंज होता है, कैसे ग्रेडियंट चेंज की वजह से कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री और एग्जिट होता है। ठीक, इसी तरीके से वाटर कैसे आता है, वाटर रूट्स के थ्रू आता है, रूट हेयर्स के थ्रू, ऑस्मोसिस के प्रोसेस जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये वाली चीज़ें, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का एक अलग से चैप्टर है। उस चैप्टर में हम लोग ये समझ चुके हैं वाटर कैसे आता है। ठीक, अब ये बात हो गई आपके एक लीफ के
क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर की कि ऐसे सनलाइट आई, मेसोफाइल सेल्स ने रिसीव किया, मेसोफाइल में स्पेशली पैलिसेड सेल रिसीव करते हैं और वो सनलाइट फिर बाद में फोटोकेमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करती है। वो कौन सी रिएक्शन है ये अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक, पहले हम लोग हमारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन एक बार फिर से देखते हैं। इसके पहले जो पहला वाला पार्ट था उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये हम लोगों ने बात किया था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि एयर के फॉर्म में निकल जाती है या गैसियस फॉर्म में निकल जाती है, और बाकी ये बनता है ग्लूकोज बनता है, या कह लीजिए एक टाइप का शुगर बनता है, एनर्जी बनती है। ठीक, उसके बाद एक और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ी और अच्छी वाली रिएक्शन होगी। वो क्या है? वो है आपकी ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है भैया? सही ये वाली भी है, कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पे किसी वेबसाइट पे आपको ये वाली मिल जाएगी, सही ये वाली भी है, आपको ये वाली भी मिल जाएगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो असली रिएक्शन है, जो साइंटिफिक रिएक्शन असली में हो रही होती है, वो ये दूसरी वाली होती है। और आप कहोगे सर तो आपने हमें पहले की ये वाली क्यों बताई, ये गलत वाली क्यों बताई? क्योंकि ये गलत नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रखा है। क्या बना रखा है, क्यों बना रखा है, ये जान लेते हैं। क्योंकि जब हमें बात करनी है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के बारे में। ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ आपके रॉ मटेरियल्स को बता रही है और प्रोडक्ट्स को बता रही है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ये आपके रॉ मटेरियल्स को ही बता रही है, आपके प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट को भी बता रही है। जैसे 6H2O, इसका यहाँ पर कुछ खास रोल नहीं है, मेन जो रोल है इन्हीं दोनों का, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो H2O है ये यहाँ पर किसी यूज़ का नहीं, इसका कोई रोल नहीं, तो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर से 6H2O हटा दिया, इधर से 6H2O हटा दिया, तो यहाँ पर बचा 6H2O, यहाँ पर से H2O हट गया। ठीक, लेकिन जो सही रिएक्शन है, जो असलियत में हो रही होती है, वो ये है, और हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये वाली रिएक्शन बता रखी है या बना रखी है। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, और दोनों ही ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो एग्ज़ाम्स में कौन सी लिखनी चाहिए, तो मेरा प्रेफरेंस दूसरे वाले के साथ है। मैं आपको प्रेफर करूँगा ये वाली इक्वेशन लिखना, ये ज़्यादा सही रहेगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट। ये हो गई हमारी इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, ये ले लिया। लेकिन क्या है, ये वाला जो वाटर है ये वाटर नहीं है, दोनों वाटर अलग अलग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर से मैंने पानी डाला, इधर से मैंने कुछ पानी डाला और यही पानी यहाँ पे पहुँच गया, नहीं ऐसा नहीं है। इधर से मैंने कुछ पानी डाला, हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली कि इधर से मैंने कुछ पानी डाला, इस पानी के साथ कुछ रिएक्शंस हुए, उसके बाद कुछ पानी यहाँ पे पहुँचा, तो ये पानी और ये पानी दोनों अलग अलग पानी है, भले ही दोनों पानी है। ठीक है, मतलब ये भी पानी है और ये भी पानी है, लेकिन ये वाला पानी जो है ये वो पानी नहीं है जो ये पानी है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया पानी, इट्स वो बस मजाक के लिए किया था मैंने। ठीक है, एग्जैक्टली होता ये है कि यहाँ पर आपके पास 12H2O है, यहाँ पे 6H2O है, और ये जो है जो 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बने, ये रीफॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से भी 6H2O हटा दिया, इधर से भी 6H2O हटा दिया, ये वाली रिएक्शन कर दी। नहीं, ये रिएक्शन सही नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल वाटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो 12 मॉलिक्यूल वाटर गया, इसके ऊपर फिर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद ये 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से 6 मॉलिक्यूल पहले ही निकल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल गए, इन पे रिएक्शन हुआ, और जो 6 मॉलिक्यूल बने वो अलग मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो 12 मॉलिक्यूल गए वो अलग मॉलिक्यूल हैं, भले ही दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बुक में एक टर्म दिया रहता है रीफॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये वही है कि वो 6 जो हैं वो 12 नहीं हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है कि रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं।
तो भैया हमारे पास फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, पहली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट इंडिपेंडेंट जो है वो एक ही होती है, उसमें कुछ खास नहीं है। मेन जो है आपकी वो होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कौन सी होती है? तो भैया पहले हम लोग बात करते हैं जो फोटोकेमिकल फेज में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। मैंने अभी क्या टर्म यूज़ किया? फोटोकेमिकल फेज। फोटो का मतलब ही समझ लो लाइट से रिलेटेड है। ठीक, तो पहली चीज़ है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्या है? ये इसका ये मतलब है कि मैंने जैसे कहा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं, वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, वो उसको ट्रिगर करते हैं। तो यही काम होता है कि ये क्लोरोफिल को यहाँ से जो आई लाइट की सबसे बेसिक यूनिट होती है फोटोन। फोटोन्स आर द स्मॉल पैकेट्स थ्रू विच लाइट ट्रेवल। ठीक है, जैसे लाइट की हर पार्टिकल की तरह लाइट का भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और साथ में पार्टिकल नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना जान लीजिए कि जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसमें जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते उसमें फोटॉन्स होते हैं। ठीक, ये होती है जो लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, ये उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो वो जो फोटॉन्स एनर्जी लेके आते हैं जब वो क्लोरोप्लास्ट को स्ट्राइक करते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट को या स्पेशली कह लो क्लोरोफिल को जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो अपनी एनर्जी उसको देते हैं, उससे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट मतलब उससे एनर्जी लेने के बाद एक्टिवेट होता है, तो फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करता है। ठीक, सिंपल से समझ लीजिए कि ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की रिएक्शन या फिर क्लोरोफिल फोटॉन से एनर्जी लेता है और बन जाता है एक्टिवेटेड क्लोरोफिल। और ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल जो होता है ये करता है फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शंस। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है? तो दूसरी चीज़ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसका जो नाम है वो है फोटोलिसिस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस नहीं भी पढ़ा तो नाम से मतलब पहले आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल्स का ब्रेक होना। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, तो लिसिस मतलब ब्रेक होना। तो इससे ये समझ में आता है कि लिसिस का मतलब है ब्रेक होना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रो की जगह फोटो लगा देते हैं। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, अभी मैंने कहा था फोटो लाइट के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो अब हो गया फोटोलिसिस, पूरा एक वर्ड है। ठीक है, फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइट के थ्रू ब्रेक होना। अब ये कैसे होता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अब ये नंबर 2 है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक, एंड दिस इज नोन एज फोटोलिसिस। ओके, इसमें होता क्या है? ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ड्यू टू लाइट। फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ड्यू टू लाइट, और क्योंकि हम लोग वाटर की स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो नाम है वो है फोटोलिसिस। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू लाइट। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन नहीं, H2O, सॉरी गलत बोल गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, समझ लो यार। फोटोलिसिस को हम लोग कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ H2O into H and O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर ड्यू टू लाइट, जो आपको ठीक लगे। इसको H कर दो, इसको O कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर ड्यू टू लाइट, जो आपको ठीक लगे। ठीक, ये होता है फोटोलिसिस। ये होता कैसे? अब ये रिएक्शन जान लें अगर हम लोग, तो वो रिएक्शन एग्जैक्टली ये होती है कि 2H2O क्या हुआ, 4 फोटॉन की एनर्जी लगती है। हम लोगों ने बात की ना फोटॉन्स एनर्जी रखते हैं, तो इसमें 4 फोटॉन्स, मात्र 4, यानी कि यहाँ पर गिनती भी है हमारे पास कि हमें सिर्फ 4 फोटॉन्स की एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ 4 फोटॉन्स। और ये 4 फोटॉन्स की एनर्जी से हम क्या करते हैं? इस 2H2O को ब्रेक कर देते हैं। किस में? इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं H+ में, 4H+ में, 4H+ में,
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक। यानी कि वाटर लिया हम लोगों ने, वाटर को हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक कर दिया, उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक। 2H2O था, 2H2O में 4 हाइड्रोजन होते हैं, वो 4 हाइड्रोजन में निकाल दिए, उन चारों के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और O2 वैसे का वैसा O2 निकाल दिया। ये होती हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दूसरी वाली। तो दूसरा होता है ये। अब ये याद रखना, हमारे पास 4 फोटॉन्स निकले हुए हैं, ठीक। ऑक्सीजन जो है वो निकल गया, बढ़िया। 4 फोटॉन कह रहा हूँ, सॉरी, 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास ये निकले हुए हैं, इनको याद रखना, ठीक है। क्या क्या निकला था हमारा? 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना, अब इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी वाली की अगर बात करें, या अब इसके रिजल्ट्स की बात करें कि अभी जो हमारे पास 2 रिएक्शन हुई, जो 2 रिएक्शंस हुई उनसे रिजल्ट क्या आते हैं, तो भैया पहला रिजल्ट जो आता है वो ये है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं NADP, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक बार फिर से, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लिख भी देता हूँ मैं एक बार, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, अरे सॉरी एडेनिन है यार, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये होती है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म NADP, ठीक, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका क्या होता है भैया, हमारे पास मैंने अभी क्या कहा था, 4H+ निकले और 4 इलेक्ट्रॉन निकले। ये क्या करता है, H+ से मिल जाता है, ये भी एक पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। NADP+ H+ के साथ मिल जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी मिल जाता है, ठीक। और ये मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं NADPH। ये जो है एक आयन नहीं होता, मतलब न्यूट्रल चीज़ होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इसमें, नेगेटिव चार्ज, ठीक। NADP+ प्लस H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, बना NADPH, ठीक। अब ये क्या है, ये एक तरीके का, मतलब आप कैसे बताऊँ, आगे आप पढ़ेंगे, एक तरीके से आप समझ लो कि एनर्जी के ही काम में आता है, ठीक। बस आप इतना समझ लो कि ये आपकी एनर्जी फॉर्मेशन के ही काम में आता है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक। हमें बस इतना जानना है कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या होता है। तो पहला रिजल्ट हम लोगों ने ये पढ़ लिया। दूसरा रिजल्ट ये होता है भैया, हमारी ऑक्सीजन निकली, बनी थी ना उस रिएक्शन में, 4H+ प्लस 4E- प्लस O2 बनी थी, O2 निकल जाएगी, ठीक। लेकिन पूरी नहीं निकलेगी, अभी रुक जाओ, अभी O2 का आगे काम है, ये मत समझना कि पूरी निकल गई, उसको बचा के रखो, ठीक है। अब आखिरी चीज़ हमारे पास आती है ये ADP क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे, चलो लिख ही देते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। इसमें हम लोग एक इनऑर्गेनिक, ये PI, ठीक, कहीं कहीं PI लिखा रहता है, कहीं कहीं पे सिर्फ P लिखा रहता है, P या फिर PI, इसका मतलब है P इनऑर्गेनिक। P इनऑर्गेनिक का मतलब है फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मिलाया और ये हमें दे देगा ATP क्या होता है, एडेनोसिन, वही डाई वाली चीज़ है एडेनोसिन। पिछली बार डाई फॉस्फेट था, इस बार ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, ठीक। और इसमें क्या होता है, ADP से ATP के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। बस हो गया, ये 3 रिएक्शंस बनी हमारे पास। ये जो आखिरी वाली थी ADP प्लस फॉस्फेट, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ वैसे ये कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, यार मेरे को खुद इसका प्रोनाउंसिएशन भूल जाता हूँ मैं, इसकी फॉस्फोराइलेशन, बस अब ठीक है, फॉस्फोराइलेशन पढ़ सकता हूँ लेकिन ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन भूल जाता हूँ, फॉस्फोराइलेशन, ठीक। और क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन जो है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो कहते हैं, तो इसी प्रोसेस का और ज़्यादा प्रिसाइज नेम है
फॉस्फोरलाई लो मैं फिर भूल गया, फॉस्फोराइलेशन, अब याद आ गया, ठीक, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक। पर पता नहीं क्यों बार बार मुंह से जेशन निकल आता है, क्योंकि इसी टाइप के जितने भी इस तरीके के फिनोमेना होते हैं ना उनमें जेशन लिखा होता है, इसलिए बार बार फॉस्फोराइलेशन की जगह फॉस्फोरालाइजेशन निकलने लगता है, ठीक है। सो इसीलिए इसी रिएक्शन का और ज़्यादा प्रिसाइज नेम है फोटो फॉस्फोरालाई, अरे यार, फॉस्फोराइलेशन। हाँ, मैं आंखें बंद करके बोल ही नहीं पा रहा, देख के ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई ये चीज़। एक बार फिर से ये चीज़ कर देते हैं यार, मेरे को खुद बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार गलत बोला। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म्स एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस बार सही था, ठीक। ये हो गई आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, इतनी ही होती हैं। इनका हम लोगों ने जो लास्ट में एंड रिजल्ट होता है वो भी देख लिया। अब बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की, ठीक है। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, और पहले हम लोग इन्हें डार्क रिएक्शन भी बोला करते थे, लेकिन अब इनको डार्क इसलिए नहीं बोलते। डार्क का मतलब ये कि जो डार्क में हो या अंधेरे में हो, ठीक। ज़रूरी नहीं है ये डार्क में हो, बस ऐसा है कि इनको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लाइट में हो भी सकती हैं लेकिन वो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अब इनका नाम डार्क रिएक्शन से हटा करके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कर दिया गया है, ओके। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें इन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये लाइट रिएक्शंस के दिन में लाइट रिएक्शन के साथ साथ हो रही होती हैं और रात में अपना अलग हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें हमें एक ही रिएक्शन पढ़नी है, वो ये है ग्लूकोज फॉर्म्स स्टार्च, बस सिंपल था कि भैया ग्लूकोज बना, वही ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ओके। पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिल करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना, ठीक। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके स्टार्च का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ये हो गया पॉलीमराइजेशन। अब इसके बारे में और आगे डिटेल में आ रहा है, थोड़ी देर वेट करिए, ओके। अब आ जाता है एडेप्टेशन इन लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए लीफ में क्या क्या एडेप्टेशन होती हैं? तो पहली एडेप्टेशन तो ये है कि भैया लीफ जो है कभी, मतलब ज़्यादातर पौधों में आपको ऐसी नहीं दिखेगी, लीफ के नीचे लीफ, लीफ के नीचे लीफ, ऐसी नहीं दिखेगी। इनमें होता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कि एक यहाँ है तो अगली वाली ऐसे होगी, फिर अगली वाली यहाँ पे ऐसे होगी, फिर अगली वाली उस तरफ होगी, फिर अगली वाली ऐसे होगी। क्यों? सो दैट एक दूसरे की लाइट ना ब्लॉक करे। मान लीजिए एक के नीचे एक है, ऐसे है, तो जो भी सनलाइट पड़ेगी इस पर पड़ेगी, ये यहाँ तक जाएगी नहीं, यही सारी खा जाएगी। लेकिन इसीलिए एक के नीचे एक नहीं होती है, पूरी स्टेम पे फैली होती हैं, सो दैट इस पर भी पड़े, इस पर भी पड़े, इस पर भी पड़े, पूरे स्टेम पे लाइट पड़ती रहे। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। ये हो गया एक चीज़। उसके बाद लीफ जो हैं वो थोड़ा मतलब बड़ी होती हैं, ठीक। लीफ का साइज़ बहुत सारे प्लांट्स में आपको बड़ा दिखेगा। क्यों? सो दैट लार्ज सर्फेस एरिया होगा तो ज़्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे या ज़्यादा लाइट रिसीव कर पाएंगे। मान लो कितनी छोटी लीफ है, कितनी बड़ी लीफ है, तो ये सिर्फ इसके यहाँ भी लाइट आ रही है, लेकिन ये सिर्फ इतनी ही लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगी जो इसके ऊपर पड़ रही है। इतनी बड़ी लीफ है तो इसमें भी लाइट पूरी आ रही होगी, यहाँ पर भी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक। ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि लीफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा हो, मतलब लीफ में क्या एडॉप्टेशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा रखे, ठीक, कि इतने से ही सरफेस एरिया में खूब सारे स्टोमेटा मिल जाएं आपको, ऐसा उनका अरेंजमेंट होता है। छोटे छोटे तो होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होने की कोशिश रहती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कंसंट्रेशन की अपर सरफेस पे जो है, ऊपर वाली सतह पे लीफ की क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए ज़्यादा होता है सो दैट ऊपर वाले, क्योंकि सो दैट क्या, बिकॉज ऊपर वाले सेल्स पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, या फिर सरफेस के लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसीलिए जो है लाइट ऊपर वाले सरफेस पे पड़ती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर ज़्यादा होता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद थिननेस ऑफ द लीफ की, लीफ जो है आपको हमेशा पतली मिलेगी, कभी आपको कोई चौड़ी लीफ नहीं मिलती। क्यों?
क्योंकि लीफ का जब मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे वाला दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, मेसोफाइल सेल्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो जितना पतले मेसोफाइल सेल्स होंगे, जितना दो के बीच में दूरी कम होगी उतना अच्छा, तो लीफ जितनी पतली होगी उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, इसी को रेटिकुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी कोई पत्ता जूम करके देखिएगा, मतलब अच्छे से, तो उसमें आपको किसी में ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो हम लोग बना देते हैं, किसी में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक। इन्हीं को हम लोग वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। किसी में आपको ऐसे दिखेगा, किसी लीफ में आपको वेनेशन जो है, यही चीज़ वेनेशन वाली आपको ऐसे ऐसे दिखेगी, और किसी लीफ में आपको वेनेशन जो है और तगड़ी वाली दिखेगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बिल्कुल नेट की तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो इस वाले को तो नॉर्मल वेनेशन कहते हैं, रेगुलर। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो आपको लीफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वेन्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती हैं, फास्ट करती हैं, स्पीड अप करती हैं, ठीक। ये रेगुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर कह लीजिए अडेप्टेशंस जो आपको लीफ में मिल जाएंगे इन ऑर्डर टू एक्वायर मोर एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर एंड मोर फोटोसिंथेसिस, ठीक। इसके बाद बात आ जाती है कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो प्रोडक्ट आपके पास बनता है, एक तो हम लोगों ने देख ही लिया, ग्लूकोज बनता है, ठीक। ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। उसके ऊपर मतलब उसके 4 अलग अलग यूजेस होते हैं। पहला यूज़ कि इमीडिएट कंजम्पशन, जैसे ही बना वैसे ही लीफ उसको, मतलब बहुत सारा तो लीफ ने तभी एक्वायर कर लिया, क्या कर लिया, इमीडिएट कंजम्पशन, ओके। अगली चीज़ क्या है आपके पास, इमीडिएट कंजम्पशन बाय द प्लांट, जैसे ही बना। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपके घर पे 10 किलो आटा आया, ठीक, 10 किलो आया, तो आप एक ही दिन में 10 किलो तो खा नहीं लोगे, मतलब एवरेज हो, कि ये नहीं कि पार्टी आटी है तो पूरा 10 या 20 किलो खा गए, नहीं, भंडारा अंडारा नहीं लगा, नॉर्मल घर पे आपको खाना खाना तो पूरा 10 किलो आटा एक दिन में तो खा नहीं लोगे, थोड़ा थोड़ा करके खाओगे। तो इसी तरीके से खाना बन तो बहुत सारा जाता है, लेकिन यूज़ थोड़ा सा होता है, बाकी जो है वो स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, स्टोर हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है वो आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अभी यही बात करी थी ना, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यही होता है कि कुछ ग्लूकोज यूज हो जाता है, बाकी का जो ग्लूकोज है वो सॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक। उसके बाद यही जो है आपका जो ग्लूकोज है, यही सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, किसको सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन्स को और फैट्स को, ठीक। फैट और प्रोटीन बनाने में इसकी हेल्प लगती है। आखिरी चीज़ जो है हमारे पास कि यही चीज़ जो है, ये मतलब शुगर 3 टाइप की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है वो एक तरीके का पॉलीसैकेराइड होता है। इसी तरीके से ग्लूकोज का एक और कन्वर्जन होता है, वो होता है स्यूक्रोज में, ठीक है। और स्यूक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड होता है, यानी कि ये सिंपल शुगर, ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड होता है, ये डाइसैकेराइड होता है, और ये जो है ये पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक। तो ये इसमें भी कन्वर्ट होता है, इसमें भी कन्वर्ट होता है, और ये पहला हो गया इमीडिएट कंजम्पशन, दूसरा हो गया स्टार्च में कन्वर्जन, तीसरा हो गया स्यूक्रोज में कन्वर्जन, और चौथा आपके पास हो गया कि यही चीज़ यूज़ होती है फोटो कह रहा हूँ, सिंथेसाइज करने में फैट को और प्रोटीन को, ठीक है। इन सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में, ओके। ये होगा इसके 4 मेन यूजेस। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है वाटर, ठीक है। बाई मतलब प्रोडक्ट में दूसरा हमारे पास आता है वाटर। ये वाटर जो है प्लांट दोबारा यूज़ कर लेता है अपने क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, क्योंकि यही वाटर जो है वो आपके पास प्रोडक्ट में भी आता है, वाटर आपका रॉ मटेरियल में भी आता है, तो यही वाटर रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है, ठीक, रीयूज़ हो जाता है, और बाकी ट्रांसपिरेशन में उड़ता रहता है, ओके। ये हो गया वाटर का कि ट्रांसपिरेशन में वेस्ट हो रहा है, या कह लीजिए ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेट हो रहा है, और बाकी का रीयूज़ हो रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास बनी थी 6O2। O2 का क्या है भैया, O2 के भी 2 हिसाब किताब हैं। पहला इमीडिएट कंजम्पशन, प्लांट जो है कंज्यूम कर लेता है, दूसरा बाकी की जो है सरप्लस उसको वो रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में। समझ लो आपके घर पे शादी बारात है, तो शादी बारात में आपने बनवा लिए 2000 रसगुल्ले, ठीक, 2000 रसगुल्ले बनवा लिए, गुलाब जामुन रसगुल्ला जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो बनवा लिया आपने। इनमें से 1800 आपने खा लिए, 200 जो हैं मतलब एक खा भी लिए, बंटवा भी दिए, रिश्तेदारों को भी दे दिए,
बाकी जो 200 बचे इनको या तो आप फेंक दोगे या भिखारी या मतलब जो भी नीडी होगा, भिखारी कहना सही नहीं रहेगा, जो भी नीडी बंदा होगा उसको दे दोगे, जानवरों को दे दोगे या फेंक दोगे, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है क्या करोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी ये इमीडिएटली प्लांट कंज्यूम कर देता है, और जो बची कुची है, बची कुची के थोड़ी सी कंज्यूम करता है, माइनर पोर्शन जो है वो कंज्यूम करता है, और मेजर पोर्शन यानी कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो बांट देता है। किस में बांट देता है? हम फकीरों में बांट देता है, ह्यूमन बीइंग्स में बांट देता है, एनिमल्स में बांट देता है, ठीक है, क्योंकि हमें भी ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। तो ये जो इमीडिएट कंजम्पशन होता है इसी ये उसका कह लो रेस्पिरेशन होता है एक तरीके का, रेस्पिरेशन या इसी को फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में इमीडिएट यूज़ कर लेता है और बाकी ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। मेजर पोर्शन जो है बाहर आया था, माइनर पोर्शन जो है वो यूज़ कर लेता है। अब जो फूड बना उसकी ज़रा बात कर लें, तो उसको एक सिंपल से डायग्राम में समझ लेते हैं। भैया ये यहाँ पर आपका हो रहा है दिन, यहाँ पर आपकी डे, यहाँ पर आपकी लगी है नाइट, ठीक। दिन में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, दिन में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस से क्या बना? ग्लूकोज बना, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे हैं, खाने का क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ द सिंथेसाइज्ड फूड, जो फूड बना उसका क्या हुआ, ठीक। तो भैया इसके साथ जो है एक काम होगा, दो काम होंगे, तीसरा काम भी होगा और चौथा काम भी होगा। क्या क्या होगा? पहला, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च ये जो होता है टेम्परेरी होता है, ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो वही इमीडिएट कंजम्पशन वाली बात कि पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करा देना, ठीक। दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होगा। तीसरा इसका स्यूक्रोज में कन्वर्जन होगा, स्यूक्रोज में कन्वर्जन होगा। और चौथा फैट्स और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, ठीक, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब क्या होगा भैया, ये जो हमारे पास स्टार्च बना, ये वाला स्टार्च, रात हुई, रात में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, अब खाना कहाँ से बनेगा? तो ये वाला जो स्टार्च है रात में, इसी स्टार्च का क्या होता है? स्टार्च का रिवर्स कन्वर्जन होता है और इसी स्टार्च का बनता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज प्लांट्स फिर अपना कंज्यूम करते हैं, ओके। और रात में ग्लूकोज जो बना, इस ग्लूकोज को कंज्यूम कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, यानी कि इसी ग्लूकोज को वो कंज्यूम करते हैं ट्रांसपोर्ट करके। लीव्स में स्टार्च स्टोर हो गया, लीव्स में और फ्रूट्स वगैरह में। बाकी ये स्टार्च यहाँ से गया, रात के टाइम पे क्या होगा? स्टार्च का गया क्या मतलब लीव्स में ही रहेगा। अब ये हम लोगों ने इतनी बात पढ़ ली, अब इसको सिंपल से ऐसे समझें तो भैया लीफ में बना आपका खाना, ठीक, ये खाना बन गया। अब ये खाना जो है जितना यूज़ होना था हो गया, बाकी स्टार्च में बदल गया। रात हुई, रात को क्या हुआ? ये स्टार्च वापस से ग्लूकोज बन गया, सारा नहीं, जितना बनना हो, जितनी ज़रूरत हो उतना बन गया। अब जाइलम फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू ये प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में जाकर खाना डिलीवर करता है, ठीक है। रात के टाइम पे स्टार्च ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो है पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे प्लांट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ इट। अब इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो भैया एक चीज़ है आपके पास, पहली चीज़ है लाइट इंटेंसिटी, ठीक, लाइट इंटेंसिटी। अब ये बताओ हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर उसकी बात करी जाए तो इसके लिए सबसे अच्छी लाइट कौन सी होगी और सबसे बुरी लाइट कौन सी होगी? तो भैया हम ये जानते हैं हमारी जो लीफ है या हमारा जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन है, ठीक है। और कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है या क्यों दिखाई देती है? तो कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब सपोज़ ये एक बॉल है रेड कलर की, ठीक है, इस पर मैंने वाइट लाइट डाली। वाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, सब लोग जानते हैं। इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, इसने सिर्फ रेड कलर इमिट किया, तो हमें ये बॉल रेड कलर की दिखेगी। मान लो इसमें रेड लाइट डालें तो ये सारी रेड, मान लो अब इसमें ग्रीन लाइट डालते हैं, ठीक है, ग्रीन लाइट डालें, अगर हम लोग इसमें ग्रीन लाइट डालेंगे तो हमें ये बॉल दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? हमने इसमें ग्रीन लाइट डाली, बॉल ने ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया। ये क्या करती है, मतलब जो भी कलर हमें दिखता है समझ लो वो कलर एमिट हो रहा है। वाइट लाइट डाली तो इसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, रेड छोड़ दिया। ग्रीन लाइट डाली तो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, इस बार रेड छोड़ने के लिए नहीं था तो मतलब कुछ भी नहीं इमिट किया, तो ये हमें अब दिखेगी नहीं। ब्लू डाला तो नहीं दिखेगी। रेड डालेंगे
अगर हम लोग इसमें रेड लाइट डालेंगे तो पूरी पूरी रेड इमिट कर देगी, तो हमें ये बॉल बहुत ढंग से दिखेगी। ठीक, ऐसा ही कुछ केस हमारे प्लांट्स के साथ भी होता है। भैया लीफ हमें ग्रीन दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि ये ग्रीन लाइट जो होती है उसको एमिट करती है। ठीक, तो अगर मैं इसको ग्रीन लाइट दूंगा तो ये उसको एमिट कर देगी तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होगी। ठीक, तो किसी भी प्लांट को अगर आप ग्रीन लाइट सप्लाई करेंगे, ग्रीन लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो ये उस प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब ग्रीन लाइट सबसे ख़राब लाइट होती है, सबसे वर्स्ट क्वालिटी की लाइट होती है किसी प्लांट के लिए। सबसे अच्छी कौन सी होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे अच्छी होती है एक रेड लाइट और ब्लू लाइट, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके विजिबल स्पेक्ट्रम के सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स वाली लाइट है, या सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वेवलेंथ वाली लाइट है, क्योंकि हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम एक्चुअली ये पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी होती 450 नैनोमीटर, इसकी होती है 800 नैनोमीटर। ठीक, तो ग्रीन से ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, तो जितना आप दूर जाओगे उतना अच्छा। तो भैया ग्रीन से ब्लू से ये मतलब ब्लू हो, इंडिगो हो, वायलेट हो, ये इसके लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट लाइट है, और रेड बेस्ट लाइट है, ग्रीन सबसे ख़राब लाइट है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आप जितनी ज़्यादा लाइट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो होता है हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक, तो अगर आप ज़्यादा दोगे तो क्लोरोफिल जो है मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे ना? तो ज़्यादा भी लाइट नहीं देनी, एक हद तक अगर आप लाइट दोगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी। ठीक, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के। ठीक है, तो इसी में हमारे एक पॉइंट में दो पॉइंट कवर हो जाएंगे कि भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं। लाइट इंटेंसिटी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो पहला फैक्टर लाइट इंटेंसिटी, दूसरा फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एक साथ कवर होंगे। देखो कैसे, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है एक टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रेट 0.02% है एटमॉस्फेयर में, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर एक पॉइंट के बाद आप लाइट की इंटेंसिटी जितनी बढ़ा दो वो कांस्टेंट हो जाएगा। हद से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्लोरोफिल मर जाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ओके, लेकिन यहीं पे अगर आप ये ग्राफ जो है ऐसा कर दो, अब ये जो ग्राफ है इस पॉइंट के आगे कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई, यहाँ पर 0.05% हो गई। तो अगर यहाँ तक अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, अगर 0.02 है तो अगर आप यहाँ तक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तभी तक बढ़ेगा, नहीं तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप इसको और आगे तक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आप 100% फोटोसिंथेसिस कर दो तो रेट ऐसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही, एक सर्टेन अमाउंट तक ही ऐसा वेरी करता है। ओके, तो ये हो गई हमारी दो बातें। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही हाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ओके, दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो भैया टेम्परेचर जो है इसकी भी एक ऑप्टिमम रेंज होती है, यानी कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर आपका टेम्परेचर इसके बीच है तो भैया प्लांट के लिए बेस्ट है। 40 से ज़्यादा है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, और 35 से कम है, 40 से ज़्यादा है फिर तो दिक्कतें होने लगेंगी, और 35 से कम है और 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 क्या, ऐसा समझो, चलो ऐसे समझ लो कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 10 से लेके 35 तक है, 10 से 35 तक है, तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, या रुक जाओ और अच्छे समझाते हैं कि भैया 10 से 50 तक प्लांट को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ओके, इसमें से भी एक सबसे अच्छी रेंज होगी, जैसे आपको अगर 50 डिग्री की गर्मी में रखा जाए तो भी आपको दिक्कत है, 10 डिग्री में आपको बिना स्वेटर के कहा जाए कि रहो तो भी दिक्कत है। ठीक है, सबसे बढ़िया टेम्परेचर जैसे ह्यूमन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से प्लांट के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है ना, बेस्ट टेम्परेचर रेंज वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये प्लांट के लिए बेस्ट है, ये प्लांट के लिए सर्वाइविंग रेट है, सर्वाइविंग टेम्परेचर है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है ये भी भैया ऐसे ही बढ़ता है,
मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये भी टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ बढ़ता है। जैसे मान लो मेरा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगर मैं इसको 25 से 35 कर दूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है डबल हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 10 डिग्री राइज पे फोटोसिंथेसिस का रेट बिल्कुल डबल हो जाएगा। सपोज कर लो मेरे पास 10 डिग्री था, 10 से मैंने 20 कर दिया, तो पहले फोटोसिंथेसिस का रेट मान लो 1 था, तो अब फोटोसिंथेसिस का रेट 2 हो जाएगा। पहले फोटोसिंथेसिस का रेट 2 था, तो फोटोसिंथेसिस का रेट 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात आ जाती है भैया वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट की सिंपल सी ये बात है, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना अच्छा होगा प्लांट के लिए, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली ओनली 1% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। रूट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करती है उसमें सिर्फ 1% पानी जो है वो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जब प्लांट में होती है, किस वजह से हो सकती है? दो ही वजह हो सकती है, या तो उसको पानी एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं मिल रहा, यहाँ पर पानी नहीं है, या तो उसको पानी दिया नहीं गया, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम गर्मी की वजह से ट्रांसपिरेशन में उसका खूब सारा पानी उड़ गया, ठीक है। दो ही रीजंस हो सकती है जब पानी की कमी हो जाए तो, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो है अपना स्टोमेटा बंद कर लेता है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, वाटर लेस, ठीक। मैंने क्या कहा, वाटर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है ना। ये यहाँ से दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इसको यहाँ से पानी मिल नहीं रहा, या फिर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये इस केस में क्या करता है भैया, ये अपने स्टोमेटा छोटे छोटे कर देता है, सो दैट, छोटे छोटे इन द सेंस सिकोड़ लेता है, यानी कि ओपनिंग को क्लोज कर देता है, सो दैट वाटर का लॉस ना हो। और इसी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के चक्कर में वो एक और काम कर जाता है, वो है CO2 का इंटेक कम हो जाता है, ठीक। आपने स्टोमेटा ऐसे ऐसे कर लिया तो अब CO2 भी तो कम अंदर जाएगा, कम CO2 अंदर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स भी कुछ आ जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल। किसी प्लांट में या किसी की लीफ में जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरी चीज़ प्रोटोप्लाज्म, कि भैया प्रोटोप्लाज्म का जब डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में कम पानी होगा, तब कम फोटोसिंथेसिस का रेट हो जाएगा। या फिर एक और चीज़ है कि अगर ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म पता है ना कि दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वाले चैप्टर में था ये सब, एक न्यूक्लियोप्लाज्म चीज़ होती है और एक साइटोप्लाज्म चीज़ होती है, और इन्हीं दोनों के कंबाइंड उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन को जो साथ में होते हैं, ठीक है। तो या तो जब इसमें पानी की कमी हो जाए तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाए किसका, शुगर और स्टार्च का एक्यूमुलेशन, यानी कि यहाँ पर जमा हो जाए शुगर और स्टार्च हद से ज़्यादा, तो भी कम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट, ठीक। अगली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, डिपेंड करता है भैया। अगर थिकनेस ज़्यादा लीफ की, हमने क्या बात की थी, जितनी पतली लीफ होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो भैया लीफ अगर थिन होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लीफ अगर थिक होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। इसी तरीके से अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। तीसरी चीज़, अगर उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा अगर उसमें ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। स्टोमेटा अगर उसमें कम होंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें कम होगा। आइए बात समझ में एक बार फिर से। अगर लीफ पतली होगी तो तेज़ फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात कर रखी है जितनी पतली लीफ होगी उतनी ज़्यादा आराम से वो क्लोरोफिल तक लाइट पेनिट्रेट कर जाएगी, और जितनी मोटी लीफ होगी उतना फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। जितना लीफ का सरफेस एरिया बड़ा होगा, जितनी बड़ी लीफ होगी उतना फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, और जितने कम स्टोमेटा होंगे उतना कम फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। ओके, यहाँ तक सब क्लियर हो जाना चाहिए आई होप, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने बता तो दी है वैसे, ठीक। अब इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, खुद ही करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आखिरी चीज़ हो जाती है कार्बन साइकिल, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए भैया। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपके प्लांट्स, ठीक। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक लेते हैं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, और यही जो प्लांट्स हैं ये रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं थोड़ी सी, ठीक। इसको बिल्कुल समझने वाली चीज़ में कुछ रखने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर रेस्पिरेशन में, यहाँ पर रेस्पिरेशन करता है कौन,
एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, उनको भी एनिमल्स की श्रेणी में जोड़ लिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एनिमल्स जितने भी हो गए, चाहे वो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शरी कंज्यूमर हो, जो भी एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। कंज्यूम सिर्फ प्लांट करते हैं, ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। कैसे? रेस्पिरेशन के फॉर्म में। ठीक। तीसरी चीज़ जो आपका फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, इनको जब हम लोग बर्न करते हैं तो भी हमारे पास यही निकलता है। ठीक, तो ये भी इसको कॉज करते हैं। एक और चीज़ है भैया, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी का, एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी जब डीके होता है, मतलब कि उनका ऑर्गेनिक वेस्ट जब हम लोग डीके करते हैं, जब उनका सड़ते हैं, वो पता है ना कि जब मशरूम, बैक्टीरिया, फंजाई उनको डीके करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी रिलीज होती है। ठीक है, ये हो जाती है कार्बन साइकिल। बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कार्बन साइकिल में। प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, फॉसिल फ्यूल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। प्लांट्स ने रेस्पिरेशन के फॉर्म में निकाला, डिके होने के फॉर्म में निकाला, एनिमल्स ने रेस्पिरेशन होने के फॉर्म में निकाला, डिके होने के फॉर्म में निकाला। लेकिन प्लांट इज़ द ओनली लिविंग बीइंग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी करता है और ऑक्सीजन को फॉर्म भी करता है। दैट इज़ इट, एंड हियर एंड्स आवर चैप्टर फोटोसिंथेसिस। होप आपको मज़ा आया होगा, सब समझ में आया होगा, और मज़ा वहाँ तो ज़रूर आया होगा, वो फ़ोटो वाली जो भी स्पेलिंग थी। ओके, सो विद दैट, कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।